दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करें, इसके पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, जो आपके वर्ष 2019 का पेपर था, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। उसी क्रम में इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और हम लोग अब प्रश्न संख्या 7 से आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 7, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफाइन क्रिएटिविटी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई सृजनात्मकता क्या होती है, या सृजनात्मक क्रिया क्या है, सृजनात्मकता की परिभाषा बताए। इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब आपकी ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया, तो मात्र आपको इतना ही लिखना है कि आप लिख सकते हैं कि द टर्म क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज बोथ न्यू एंड वैल्यूएबल। मतलब क्रिएटिविटी क्या होता है, ये एक आप किसी व्यक्ति की सृजनात्मक शब्द का तात्पर्य किसी एक ऐसी चीज़ के उत्पादन की क्षमता से जो नई है और मूल्यवान है। तो आप दोनों चीज़ समझो। तो क्रिएटिविटी में हम क्या करते हैं, कुछ नया करते हैं, और जो चीज़ नया होता है उसको मतलब उसकी वैल्यू भी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं नया तो वो आपके लिए क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी का मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो कुछ मतलब प्रोडक्टिव वर्क हो, कुछ उसका महत्व होता है, उसका कुछ मूल्य होता है, और साथ ही साथ वो अभी तक उस तरह से इस चीज़ों को नहीं किया गया है, ये उस कार्य को अभी तक नहीं किया गया। तो नया होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कुछ वैल्यू भी होना चाहिए। क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को उन विचारों, विकल्पों या संभावनाओं को उत्पन्न करने या पहचानने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समस्याओं को सुलझाने, दूसरे के साथ संवाद करने और हमारी और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोगी हो सकता है। तो आप समझ गए कि मतलब क्रिएटिविटी से क्या होता है। एक तो हम नई चीज़ों के बारे में हम नया नया चीज़ सोचते हैं, नए नए विचार लाते हैं, नए आविष्कार करते हैं, चीज़ों को करने का नया तरीका ढूंढते हैं, जो कि आपका बदलाव लाते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उसका कुछ मूल्य भी होता है, जो भी नए तरीके से हम काम करते हैं। उसके बाद रचनात्मकता से क्या होता है कि हम नए विकल्प ढूंढते हैं, किसी काम को करने का नया तरीका ढूंढते हैं। उससे क्या हो सकता है, हम नए संभावना पैदा करते हैं, किसी चीज़ को देखने का, किसी चीज़ के प्रति जो हमारा एक दृष्टिकोण था उसमें बदलाव आता है। तो हो सकता है उसमें जो आज तक चीज़ें नहीं हुई हैं वो भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि जब तक लोगों ने चांद पर जाने का प्रयास नहीं किया था, चांद पर जाने के बारे में सोचा नहीं था, तब तक हमें लगता था कि हम धरती पर ही मात्र रह सकते। लेकिन जब लोगों ने सोचा, यंत्र बनाने के बारे में सोचा, कुछ चीज़ें सोची, रचनात्मकता आई उनके अंदर, सृजनात्मकता आई, क्रिएटिविटी आई, तो उन्होंने ऐसे यंत्र, ऐसी मशीनें, ऐसे रॉकेट्स बनाने का प्रयास किया, इस पे स्पेस शटल बनाए, इसके माध्यम से वो चांद तक पहुंच पाए। तो सृजनात्मकता होती है जो ऐसे विचारों को उत्पन्न करती है, जो कि आपको आगे जीवन में, भविष्य में आगे बढ़ने में और ऐसे कुछ करने में जो कि आज तक नहीं हुआ उसमें मदद करती है। तो जब आपका ये डिफाइन क्रिएटिविटी का प्रश्न है, सृजनात्मकता का परिभाषा लिखने को, तो आपको इतना ही लिखना है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, डिफाइन इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पे देनी है। तो लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स ए हायर लेवल मेंटल एबिलिटी। तो भाई इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी की क्षमता के रूप में। क्या क्षमता है, चीज़ों को समझने की, सीखने की, सोचने की क्षमता है, और ये एक बहुत ही उच्च स्तर का मानसिक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं, मतलब तार्किक चिंतन करते हैं। हम लोग चीज़ों के बारे में है जो सोचते हैं, वैचारिक रूप से उनका हम लोग मतलब एक तरह से पिक्चराइजेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम जंगल में जाके शिकार करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग इंटेलिजेंस की बात करें, हम सोचना चाहते हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होता तो किस तरह सोचेगा, वो सोचेगा कि जंगल है, तो जंगल के हम अपने दिमाग में विचार करते हैं, शेर का और अन्य जानवर का हम लोग दिमाग में मेंटल इमेज बनाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंस की वजह से क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, अच्छे डिसीजन, जो कि अच्छे निष्कर्ष निकालें, अच्छे रिजल्ट दें, उन तक हम पहुंच पाते हैं। तो इंटेलिजेंस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। तो इंटेलिजेंस क्या है, एक क्षमता है किसी चीज़ को सीखने की। इंटेलिजेंट हेल्प हैव टू हैव इमोशनल नॉलेज। इंटेलिजेंस की वजह से हमारे अंदर जो है इमोशनल नॉलेज होता है, मतलब संवेगात्मक ज्ञानवर्ती, संवेगात्मक रूप से हम लोग मेच्योर होते हैं। ये क्रिएटिविटी को शो करता है। इंटेलिजेंस क्या करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है। ये हमको एडप्ट करने की क्षमता भी देता है। जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके अनुसार हम किस तरह से अपने आप को ढाल सकते हैं, कि हमें अपने आप को किस तरह से बदलना है, उसकी जानकारी देता है, उसकी हमको समझ देता है। तो इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वो अपने समाज के साथ, अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलन कर पाता है, एडप्टेशन कर पाता है। सो पीपल विथ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आर मोर सक्सेसफुल एंड स्किल्ड। तो जिन लोगों के पास में
उच्च बुद्धि या उच्च आप बोल सकते हैं कि जिनकी बुद्धि तीव्र होती है वो लोग जीवन में अधिक सक्सेसफुल और ज़्यादा कुशल होते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी की परिभाषा आपको यहाँ पे भी दी है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, व्हाट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपको लिखा है, आप जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए आपको एप्टीट्यूड की परिभाषा, तो आपको मात्र इतना ही लिखना है। ये रहा आपका, जब भी आपसे एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाए कि अभिक्षमता क्या है। इसके अलावा ये एडिशनल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं जो कि आपकी जानकारी के लिए हैं, जिससे कि अगर आप ऊपर के पॉइंट्स अगर भूल भी जाते हैं तो आप नीचे वाले पॉइंट्स जो इतने सारे मैंने लिखे हैं, अगर आप इनको भी ठीक से पढ़ के रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं आखिर है क्या। तो अभिक्षमता क्या है? एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। अब इसको समझना पड़ेगा। एक होती है हॉबी, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें मतलब जिसके प्रति हमारा जन्मजात ही झुकाव है। मतलब आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा जिसे फ्लूट बजाना यानी कि बांसुरी बजाना बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया, लेकिन वो बचपन से आम लोगों की तुलना में 10 लोगों में से वो एक ऐसा बच्चा है जो बांसुरी को बहुत ही सरलता से और बहुत ही अच्छी तरीके से बजा पाता है। तो ये क्या है? उस बच्चे का एप्टीट्यूड है। हो सकता है आप भी अच्छा बजा सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी मतलब क्वालिटी जो हमारे अंदर है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल ही सिखाया नहीं गया है और जन्मजात है, मतलब जिसको हमने सीखा नहीं, अगर प्रशिक्षण द्वारा हमने नहीं सीखा है, तो वो हमारे अंदर क्या होती है? एप्टीट्यूड होती है। जैसे कि कोई बच्चा गणित में स्वतः ही बहुत अच्छा होता है, या उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है वो, या कोई बच्चे जो होता है या कोई व्यक्ति जो होता है किताबों को पढ़ने के प्रति उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या है? नेचुरल उसकी जो है एप्टीट्यूड है किताबों के पढ़ने के प्रति। तो एप्टीट्यूड का मतलब समझ गए, जो जिस ऐसी कोई भी क्षमता जो हमारे अंदर है, जिसके लिए हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जिसके बारे में हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, वो हम मतलब ऐसे ही है हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं है और हमारे अंदर वो क्षमता है, तो वो चीज़ें आपकी एप्टीट्यूड कहलाती हैं। इसे योग्यता को हम टैलेंट भी बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है ना। अभी क्षमता शारीरिक, मानसिक या दोनों तरीके का भी हो सकता है। उच्च शैक्षणिक ज्ञान, कार्य क्षमता, सीखा हुआ कौशल आदि अभिक्षमता के अंतर्गत नहीं आते। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपके अंदर बहुत मतलब आप पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं तो ये एप्टीट्यूड का हिस्सा है। एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से इसका कुछ लेना देना नहीं। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है आपकी शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं और वो आपके अभिक्षमता के अंतर्गत नहीं आती। कार्य क्षमता, काम को किस क्षमता से आप कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर उस काम के प्रति अभिक्षमता है। तो आप समझ रहे हैं, अभिक्षमता का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से आपका जो कौशल होता है उस काम को करने के लिए, या जो आपका लगाव होता है, वो अभिक्षमता कहलाती है। उसके अलावा आमतौर पर कुछ लोग मानना होता है कि जो योग्यता होती है प्राकृतिक क्षमता तक ही सीमित होती है, लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है इसको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के द्वारा जो है आपका इसका विस्तार किया जा सकता है, यानी कि एप्टीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है मैथ में अच्छा नहीं है, तो अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो वो स्किल्स में हम लोग ट्रेनिंग के द्वारा भी उनको सिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी आए तो आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है आपका जो डिफाइन स्लो लर्नर। ये स्लो लर्नर क्या है? तो आपसे पूछा गया है कि एक धीमी गति से सीखने वाला व्यक्ति क्या है, तो आपको यही लिखना है यहाँ पे, इतना परिभाषा आपको यहाँ पे देना है मात्र कि स्लो लर्नर क्या होता है। स्लो लर्नर शब्द उन कम क्षमता वाले छात्रों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिनके सीखने की दर बहुत धीमी होती है। तो आप यहाँ पे समझे, धीमी गति से सीखने वाले बालक जो होते हैं या जो छात्र होते हैं, उनका जो IQ लेवल होता है वो आपका क्या होता है 70 से 85 के बीच में, या 70 से 90 के बीच में भी आप कह सकते हैं। धीमी गति से सीखने वाला बालक शब्द का उपयोग जो है हम लोग, यानी धीमी गति से सीखने वाले बालक या धीमी गति से सीखने वाले शब्द का प्रयोग हम ऐसे छात्रों के लिए करते हैं जिसमें सभी शैक्षणिक कौशल एक औसत छात्र की तुलना में कम होते हैं। तो आप समझ गए कि मतलब धीमी गति से सीखने वाले छात्र में ऐसा नहीं होता है कि वो चीज़ों को सीख नहीं पाता, लेकिन हाँ वो अपनी ही उम्र के अपने ही क्लास के बच्चों की तुलना में उसके सीखने की गति जो होती है वो धीरे होती है, वो चीज़ों को थोड़ा स्लोली सीखता है। तो उनकी मानसिक क्षमताएं जो है मानसिक रूप से मंद बच्चों से तुलना तो की जा सकती है, लेकिन वो मानसिक रूप से मंद बुद्धि नहीं होते हैं।
तो यानी कि धीमी गति से सीखना कोई मानसिक अभिक्षमता नहीं, मतलब मानसिक रूप से अक्षमता यानी कि कोई बीमारी नहीं है। तो ये चीज़ें समझना है। इसमें बस चीज़ें क्या होती हैं, हम चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं। ये मंद बुद्धि बालक नहीं होते, ये जड़ बुद्धि बालक नहीं होते। तो आपसे जब डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको मात्र इतना ही लिखना है। इसके बाद दोस्तों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।